कभी दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा है? क्या कभी ये सोचा है कि ये सारे महाद्वीप एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए लगते हैं? आज हम महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की दिलचस्प थ्योरी को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने हमारे ग्रह को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसने सदियों से नक्शा बनाने वालों से लेकर वैज्ञानिकों तक सबको हैरान किया है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर ये हमारे ग्रह के डायनामिक पास्ट का कोई बहुत बड़ा सुराग है? तो बात ये है कि महाद्वीपों का ये जिगसॉ पजल जैसा दिखना कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जासूसी कहानी का पहला सुराग था। एक ऐसी कहानी जो हमारे ग्रह के गहरे अतीत का पर्दाफाश करने वाली थी। सदियों तक अब्राहम ओर्थेलियस जैसे थिंकर्स ने महाद्वीपों के इस पहेली जैसे फिट को नोटिस किया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एक वैज्ञानिक ने हिम्मत दिखाई और इन सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर एक जबरदस्त थ्योरी पेश की। ये थे एल्फ्रेड वेगेनर, एक जर्मन मौसम विज्ञानी और एडवेंचरर जिनके पास पृथ्वी को लेकर एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की बात की जो स्थिर या स्टैटिक नहीं थी, बल्कि लगातार चल रही थी, एक जीवित ग्रह की तरह। वेगेनर का जो मेन आइडिया था ना, वो ये था, आज हम जिन महाद्वीपों को जानते हैं वो सब कभी एक विशाल भूभाग यानी सुपर कॉन्टिनेंट के तौर पर आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया पैंजिया। और जाहिर है, अगर एक ही जमीन का टुकड़ा था तो उसे घेरने वाला एक ही विशाल महासागर भी तो होगा, है ना? वेगेनर ने इसे पैंथालासा कहा, जिसका मतलब है सारा पानी। ये उस प्राचीन दुनिया की एक पूरी तस्वीर थी। तो जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी पहेली जो लाखों सालों में धीरे धीरे बिखर रही थी। एक वक्त पर ये पैंजिया था, फिर करीब 20 करोड़ साल पहले ये टूटने लगा और धीरे धीरे सारे महाद्वीप खिसककर अपनी आज की जगहों पर आ गए। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वेगेनर के पास सिर्फ एक आइडिया नहीं था। उन्होंने एक जासूस की तरह सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बात साबित कर सकें। तो ये थी उनकी एविडेंस फाइल। उन्होंने 5 बड़े सुरागों पर फोकस किया। हर सुराग एक अलग कहानी कहता था, लेकिन वो सब एक ही नतीजे की तरफ इशारा कर रहे थे। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला सुराग और शायद सबसे साफ दिखने वाला, जिगसॉ फिट। अब देखिए, आज की तटरेखाएं एकदम परफेक्टली मैच नहीं करती, लेकिन 1960s के दशक में जब कंप्यूटर मॉडलिंग की गई तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। अगर महाद्वीपीय शेल्फ को देखें, मतलब जमीन का वो असली किनारा जो पानी के नीचे है, तो ये फिट लगभग परफेक्ट। अगला सुराग छिपा था चट्टानों में। अटलांटिक के दोनों तरफ ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका में करीब 2 अरब साल पुरानी चट्टानों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही विशाल पर्वत श्रृंखला को बीच से फाड़कर अलग कर दिया गया हो। अब तीसरे सुराग को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, टिलाइट। ये मूल रूप से ग्लेशियरों द्वारा पीछे छोड़ी गई चट्टान और मलबे का जमाव है। तो सवाल ये है कि भारत और अफ्रीका जैसे गर्म ट्रॉपिकल इलाकों में ग्लेशियरों के निशान कैसे मिल सकते हैं? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये सारी जमीनें कभी एक साथ दक्षिणी ध्रुव के पास इकट्ठी रही होंगी। और अब जलवायु के सुरागों से आगे बढ़कर भूविज्ञान की एक और पहेली पर आते हैं। घाना में सोने के भंडार मिलते हैं, लेकिन जिस तरह की चट्टान से ये सोना निकलता है वो वहां है ही नहीं। वो सोर्स रॉक अटलांटिक के उस पार ब्राजील में है। ये कैसे हो सकता है? और फिर आया आखिरी और शायद सबसे मजबूत सुराग, जीवाश्म। खास तौर पे मेसोसॉरस नाम के एक छोटे से रेप्टाइल का जीवाश्म, जिसने एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। देखिए, मेसोसॉरस के जीवाश्म सिर्फ 2 जगहों पर मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। अब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक छोटा मीठे पानी का जीव था। वो भला खारे पानी के इतने विशाल अटलांटिक महासागर को तैरकर कैसे पार कर सकता था? इसका तो सिर्फ एक ही जवाब हो सकता था कि ये महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेसोसॉरस उन पर बनी झीलों और नदियों में रहता था और उसे कभी भी महासागर पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब इतने सारे अलग अलग फील्ड से मिले सबूतों के साथ ऐसा लगता था कि वेगेनर का केस बिल्कुल पक्का है। लेकिन एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी समस्या थी। एक टुकड़ा गायब था। कैसे?
वेगनर को ये बताना था कि आखिर वो कौन सी ताकत थी, वो इंजन क्या था जो इन महाद्वीपों को चला रहा था। उन्होंने दो फोर्सेस का जिक्र किया, एक जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होती है और दूसरी सूरज और चांद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। और साइंटिफिक कम्युनिटी का जवाब बिल्कुल साफ था। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो पाया कि ये बल इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को हिलाने के लिए जरूरी ताकत का 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं थे। ये तो ऐसा था जैसे कोई पंख से ट्रक को धकेलने की कोशिश कर रहा हो। तो सोचिए, वैगनर के पास क्या हुआ, इसके तो जबरदस्त सबूत थे, पर वो ये नहीं समझा पाए कि ये कैसे हुआ। और इसी एक मिसिंग पीस की वजह से उनकी इस रेवोल्यूशनरी थ्योरी को दशकों तक वैज्ञानिक समुदाय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दशकों बाद समुद्र तल की मैपिंग और भूकंपीय गतिविधि जैसी नई टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसे मैकेनिज्म का खुलासा किया जिसकी वेगेनर कल्पना भी नहीं कर सकते थे, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। तो भले ही वेगनर का कैसे वाला हिस्सा गलत था, पर उनका जो मेन आइडिया था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की नींव रखी, जिसने हमें सिखाया कि हमारी पृथ्वी एक स्थिर चट्टान नहीं बल्कि एक जीवित, लगातार बदलने वाली प्रणाली है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर महाद्वीप आज भी हमारे नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार से खिसक रहे हैं, तो 20 करोड़ सालों में पृथ्वी कैसी दिखेगी? क्या अटलांटिक महासागर और चौड़ा हो जाएगा? क्या एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। कभी दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा है? साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो किनारे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी जिगसॉ पजल के दो टुकड़े हों जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य का पहला सुराग था। सुराग ये कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो एक जगह पर रुके हुए नहीं हैं, वो असल में चलते हैं। पर असली सवाल तो ये था, आखिर इतनी बड़ी ताकत कौन सी है जो इन विशाल जमीनी टुकड़ों को हिला सके? तो इस राज को खोलने की जो पहली सीरियस कोशिश हुई वो 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। और ये कोशिश की एक ऐसे साइंटिस्ट ने जिसका आइडिया इतना क्रांतिकारी था कि उस समय किसी ने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। चलिए, कहानी में एंट्री होती है अल्फ्रेड वेगनर की। अल्फ्रेड वेगनर ने एक बड़ा ही हिम्मत वाला आइडिया सामने रखा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब महाद्वीपों का खिसकना। उन्होंने सबूत भी दिए कि कैसे सारे महाद्वीप कभी पैंजिया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। अब देखिए, बात तो उन्होंने पते की कही थी, पर जो कारण बताया ना वो गलत था। उन्हें लगा कि महाद्वीप जो हैं वो समंदर के फर्श को किसी बर्फ तोड़ने वाले जहाज की तरह चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता और उनकी थ्योरी खारिज कर दी, क्योंकि वेगनर के पास सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं था, वो फोर्स प्रॉब्लम। आखिर ये ताकत आई कहाँ से? तो वेगनर का ये आइडिया ना दशकों तक फाइलों में ही पड़ा रहा। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जंग के लिए जो नई टेक्नोलॉजी बनी जैसे सोनार, उसने साइंटिस्ट के लिए एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, समंदर का गहरा तल। और यहीं से इस जासूसी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ शुरू हुआ। तो पनडुब्बियों और जहाज़ों ने समंदर के तल की डिटेल में मैपिंग शुरू कर दी। उन्होंने वहां की चट्टानों के मैग्नेटिक रिकॉर्ड को पढ़ना शुरू किया और पहली बार समंदर के क्रस्ट यानी पपड़ी की उम्र का पता लगाया। ये सिर्फ डेटा के कुछ टुकड़े नहीं थे, नहीं, ये वो सुराख थे जो हमारी पृथ्वी के बारे में पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और जो मिला वो तो हैरान कर देने वाला था। सदियों से ये माना जाता था कि समंदर का जो तल है वो बिल्कुल सपाट, बहुत पुराना और कीचड़ से भरा एक रेगिस्तान जैसा है। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। समंदर का तल तो जियोलॉजी के हिसाब से बहुत यंग था, एक्टिव था और ज्वालामुखियों से भरा पड़ा था। और तो और पानी के नीचे छिपी थी दुनिया की सबसे लंबी, जी हाँ, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, मिड ओशानिक रिज। ये जो नई नई खोजें हो रही थीं, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि पृथ्वी की सतह के नीचे कोई बहुत ही पावरफुल इंजन काम कर रहा है। लेकिन वो इंजन क्या था? वैगनर की उस फोर्स प्रॉब्लम का जवाब क्या था? और मजे की बात में है कि इसका जवाब दशकों पहले ही दिया जा चुका था। 1930s में आर्थर होम्स नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी। उनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। जैसे उबलते पानी में गोल गोल धाराएं बनती है ना, ठीक वैसे ही पृथ्वी के गर्म मेंटल में भी बहुत बड़ी बड़ी धाराएं बनती हैं और यही धाराएं अपने ऊपर की पपड़ी को हिलाती हैं।
अच्छा, ये काम कैसे करता है? इसको ऐसे समझिए। पृथ्वी का जो कोर है वो एक बहुत बड़ी भट्टी की तरह है जो अपने ऊपर के मेंटल को लगातार गर्म करता रहता है। ये गर्म चट्टान हल्की होकर ऊपर उठती है, फिर सतह के पास आकर फैलती है और ठंडी होती है और अपने साथ ऊपर की सख्त प्लेट्स को खींचती है, और फिर ठंडी और भारी होकर ये वापस नीचे डूब जाती है। ये कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। समझिए, एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल कन्वेयर बेल्ट। और बस यही था वो जवाब। वैगनर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फोर्स प्रॉब्लम, वो अब सॉल्व हो चुकी थी। महाद्वीप समंदर के फर्श को चीर नहीं रहे थे। अरे वो तो बस पैसेंजर थे जो मैंटल के इन विशाल कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर बैठकर सवारी कर रहे थे। अब जैसी पजल का ये मेन पीस अपनी जगह पर फिट हुआ ना, बाकी सारे टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे। अब भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो घटनाएं थीं, वो कोई रहस्य नहीं रहीं, बल्कि इस बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा बन गईं। और फिर सामने आया वो सबूत जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। जब साइंटिस्ट्स ने दुनिया भर के भूकंपों और ज्वालामुखियों को एक नक्शे पे प्लॉट किया, तो एक बिल्कुल साफ पैटर्न निकलकर सामने आया। ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं थी। भूकंप और ज्वालामुखी पतली पतली पट्टियों में हो रहे थे, जैसे पैसिफिक ओशन के चारों ओर वो बदनाम रिंग ऑफ फायर या फिर मिड ओशनिक रिज के साथ साथ। और ये पट्टियां क्या थी? ये थी हमारी पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज। सारे जियोलॉजिकल हलचल, हर एक भूकंप, हर एक ज्वालामुखी विस्फोट ठीक वहीं हो रहा था जहां ये विशाल प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं। सच कहूं तो ये पृथ्वी विज्ञान में एक पूरी क्रांति थी। एक स्थिर, कभी न बदलने वाली पृथ्वी का जो आइडिया था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हम जानते थे कि हम एक जीवित, सांस लेते हुए ग्रह पर रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां महाद्वीप सफर करते हैं, महासागर पैदा होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, और भूकंप और ज्वालामुखी इस शानदार ड्रामे का एक जरूरी हिस्सा है। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये प्रोसेस तो आज भी इसी पल हमारे पैरों के नीचे चल रहा है। प्लेटें आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से खिसक रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज से करोड़ों साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? तो आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले समुद्र की गहराइयों में छिपे एक बहुत बड़े सुराग को देखेंगे, जिसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फिर हम उन सबूतों को परखेंगे जिन्होंने इस आइडिया को सच साबित कर दिया। इसके बाद हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी तस्वीर को समझेंगे। हम भारतीय प्लेट की करोड़ों साल लंबी यात्रा का भी पीछा करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये महान सिद्धांत हमें क्या सिखाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां इंसान आसानी से पहुंच नहीं सकता, मतलब समुंदर की अंधेरी गहराइयों से, जहां वैज्ञानिकों को उस पहेली का जवाब मिला जिसने उन्हें दशकों तक उलझाए रखा था। सवाल बहुत बड़ा था, आखिर पृथ्वी की सतह क्यों और कैसे बदलती है? ये महाद्वीप किसी विशाल नाव की तरह एक जगह से दूसरी जगह क्यों खिसक जाते हैं? दशकों तक ये जियोलॉजी की सबसे बड़ी पहेली बनी रही, जब तक ये क्रांतिकारी विचार ने आकर सब कुछ बदल नहीं दिया। और वो क्रांतिकारी विचार आया 1961 में, जब हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत पेश किया। यही वो मिसिंग पीस था, पहेली का वो आखिरी टुकड़ा जो ये समझाता था कि महाद्वीपों की इस मूवमेंट के पीछे का असली इंजन क्या है। तो ये होता कैसे है? अच्छा, इसे एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए। सबसे पहले समुद्र के बीच में जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें मध्य महासागरीय रिज कहते हैं, वहां ज्वालामुखी से लावा फूटता है। ये लावा ठंडा होकर नई समुद्री परत यानी क्रस्ट बनाता है, और ये नई परत पुरानी परत को दोनों तरफ जोर से धकेलती है, और आखिर में ये पुरानी परत महासागरों की गहरी खाइयों में वापस पृथ्वी के मैंटल में समा जाती है। और ये प्रक्रिया लाखों सालों से लगातार चलती आ रही है। ठीक है, तो सुनने में तो ये एक शानदार थ्योरी लगती थी, लेकिन विज्ञान सिर्फ कहानियों से नहीं चलता, उसे तो सबूत चाहिए होते हैं। और वो सबूत मिले भी ठीक उसी जगह से जहां से ये आइडिया आया था, यानी समुद्र के तल से। वैज्ञानिकों को 3 बड़े और पक्के सबूत मिले। पहला, मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानों में मिली चुंबकीय पट्टियां, जो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज थीं, जैसे शीशे में दिखती हैं। इससे पता चला कि परत दोनों तरफ बराबर फैल रही है। दूसरा, समुद्र तल की चट्टानों की उम्र। कटक के पास की चट्टानें एकदम नई थीं और जैसे जैसे दूर गए चट्टानें पुरानी होती गईं। और तीसरा, समुद्र तल पर जमा हुई मिट्टी या तलछट की पतली सी परत,
जिससे ये साफ हो गया कि समुद्र का तल बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी समंदर की उम्र। कोई भी समुद्री परत 20 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी नहीं मिली। अब जरा इसकी तुलना हमारे महाद्वीपों से कीजिए, जहां अरबों साल पुरानी चट्टानें मिलती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि समुद्री परत लगातार बन रही है और नष्ट भी हो रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की इस जबरदस्त खोज के बाद 1967 में वैज्ञानिकों ने इन सभी डॉट्स को कनेक्ट किया और एक संपूर्ण सिद्धांत बनाया, जिसे आज हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। इसने सच में पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इस सिद्धांत का आधार है लिथोस्फेरिक प्लेट। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की ऊपरी सतह एक उबले हुए अंडे के छिलके की तरह है, जो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है। हर टुकड़ा एक विशाल चट्टानी स्लैब है और हमारी पूरे पृथ्वी की सतह ऐसी ही चलती फिरती प्लेटों में बटी हुई है। पृथ्वी की सतह मुख्य रूप से 7 विशाल प्लेटों में बटी है, जैसा कि इस सूची में हम देख सकते हैं। ये महाद्वीपों और महासागरों को अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं और हर साल कुछ सेंटीमीटर की धीमी लेकिन लगातार गति से खिसक रही हैं। अब सबसे ज्यादा एक्शन इन्हीं प्लेटों के किनारों पर यानी बाउंड्री पर होता है। ये 3 तरह की होती हैं। अपसारी या डाइवर्जेंट बाउंड्री पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और जमीन फट जाती है, जिससे नई परत बनती है। अभिसारी या कन्वर्जेंट बाउंड्री पर 2 प्लेटों में विनाशकारी टक्कर होती है और एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसकर नष्ट हो जाती है। इसी से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ज्वालामुखी बनते हैं। और रूपांतर या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर प्लेटें एक दूसरे से बस रगड़ खाती हुई खिसकती हैं, जिससे बहुत शक्तिशाली भूकंप आते हैं। चलिए अब इस ग्लोबल सिद्धांत को थोड़ा पास से देखते हैं और एक अपनी कहानी से समझते हैं। हमारी अपनी भारतीय प्लेट की अविश्वसनीय और करोड़ों साल लंबी यात्रा। ये एक महायात्रा थी सच में। लगभग 20 करोड़ साल पहले भारत एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हुआ। करोड़ों साल तक ये अकेला उत्तर की ओर बढ़ता रहा। लगभग 6 करोड़ साल पहले इसके रास्ते में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसने दक्कन के पठार को जन्म दिया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया, आज से लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले, जब इसकी यूरेशियन प्लेट से सीधी टक्कर हुई। इसी महाटक्कर से दुनिया की छत यानी महान हिमालय का बनना शुरू हुआ। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय प्लेट आज भी इसी पल यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। ये भूवैज्ञानिक ताकतें अभी भी हमारे पैरों के नीचे पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो इस पूरे वैज्ञानिक यात्रा का सार क्या है? मतलब हमने एक अधूरे आइडिया से एक ऐसे यूनिफाइड थ्योरी तक का सफर कैसे तय किया जो हमारे ग्रह की हर बड़ी हलचल को समझाता है? इसे इस तरह याद रख सकते हैं, वैगनर ने सही सवाल पूछा था, महाद्वीप क्यों चलते हैं, लेकिन उनके पास सही जवाब नहीं था। फिर आए हैरी हेस, जिन्होंने सही कैसे बताया, यानी समुद्र तल के फैलाव का मैकेनिज्म। और अंत में प्लेट टेक्टोनिक्स ने क्यों और कैसे दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण सिद्धांत दिया जो सब कुछ समझाता है। प्लेट विवर्तनिकी हमें याद दिलाती है कि हम एक स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील और लगातार बदलते ग्रह पर रहते हैं। आज जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है वो करोड़ों साल पहले कहीं और थी और करोड़ों साल बाद कहीं और होगी। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना? अगर इस जानकारी ने पृथ्वी को देखने का नजरिया बदला हो तो इस विश्लेषण को लाइक करें। इसे उन दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें जो हमारे ग्रह के रहस्यों को समझने में रुचि रखते हैं। और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए ई-पाठशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, एक शेयर किसी और की पढ़ाई को आसान बना सकता है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।